बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, पाकिस्तान में अक्सर औकात जब मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, पाकिस्तान के सियासी दर्जा हरारत की जब बात होती है तो मुझे ये कहना पड़ता है कि वो दर्जा हरारत उरूज पर पहुंच चुका है। लेकिन जो इस हफ्ते की डेवलपमेंट है वो देखने के बाद ये लग रहा है कि दर्जा हरारत या तो उरूज पर पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है, या फिर बज़ाहिर ये कोशिश की जा रही है कि दिखाया जाए कि ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है या आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, इनके ये जो इनके समेत 6 जमाती इनका एक अलायंस है अपोजिशन का, इनकी जानिब से ये कहा गया कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को इस्लामाबाद में मिली यकजहती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। इस ऐलान के अलावा अगर देखा जाए दूसरी जानिब तो इमरान खान के बेटे वो अमेरिका गए, वहां पर उन्होंने कांग्रेसमैन के साथ मुलाकातें की, बहुत सारे लंच होते हुए हमने देखा कि हो रहा है ये सब। उसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया था कि 5 तारीख जो है 5 अगस्त की तारीख वो हमारा नुक्ता उरूज होगा, लेकिन उनके सीएम ही कह देते हैं कि वो नुक्ता आगाज होगा। तो ये कंफ्यूजन भी है कि ये नुक्ता उरूज है, नुक्ता आगाज है, ये कौन सा नुक्ता है। इस पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें बैरिस्टर साद रसूल साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन करें आमिना शेख। खुशामदीद कहूंगी आप दोनों को ही, वेलकम टू द शो। आमिना, आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये बात अब गर्दिश कर रही है, बहुत पाकिस्तान के जो रिनोन्ड जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि 9 मई के जो केसेज हैं या दीगर केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, उनमें उनको सजाएं सुना भी जा चुकी हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में खास तौर पर 5 अगस्त के करीब जो है वो मजीद इसमें सजाएं मुतवक्के हैं। तो क्या इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सजाएं सुनाई जाएंगी उनके रहनुमाओं को, उसके बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैनेज कर पाएगी कि एक तहरीक लेके आए? नम्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी दैट क्वेश्चन। आई थिंक ये उस तरह की बात है जो अक्सर लोगों से मैं इस तरह की बातें आजकल सुन रही हूँ कि जी 9 मई के मुकदमात में डिसीजन आने शुरू हो गए, अक्सर टॉक शोज़ के ऊपर भी। मैं थोड़ा सा अगर आपको ओवरव्यू दूँ ना, तो 9 मई का मुकदमा कोई अभी इनकी तहरीक से रिलेटेड मेरा ख्याल है इसको लिंक करना मुनासिब ही नहीं है, क्योंकि एक तो ये चीज़ कि 9 मई के जो मुकदमात हैं वो इन्होंने एक हरकत की जो एक एंटी स्टेट एक्टिविटी थी। इन्होंने रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जो किसी को भी इजाजत नहीं है करने की। वो पॉलिटिकल पार्टी हो, वैसे तो ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये तो एक कल्ट है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी हो, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो, वो किसी फिरके से, किसी तबके से, किसी जगह से उनका ताल्लुक हो, किसी इंसान को पाकिस्तान के अंदर रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की इजाजत नहीं है। सो इसलिए, और ये बात बहुत पहले डिसाइड हो चुकी थी कि जो 9 मई के मुजरिमान हैं इंक्लूडिंग इमरान खान, उनके साथ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और अदालतें उनके फैसले सुना रही हैं। इस बात का इनकी तहरीक से पहली बात कि कोई लिंकेज नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि जी क्योंकि इनके लोग गिरफ्तार होना शुरू हो गए हैं और अब शायद गिरफ्तारियों की वजह से क्या इनकी तहरीक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि गिरफ्तारियां होती या ना होती इनकी तहरीक पहले भी कभी कामयाब नहीं हो सकी। आपको अगर मैं दोबारा याद दहानी कराऊं कि कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक तहरीक चलाने की कोशिश की थी इस्लामाबाद में, और बहुत उसके ऊपर एक डायनामिक स्टांस लिया गया था कि जी अब तक जो गलतियां हुई वो नहीं दोहराई जाएंगी, और इन गलतियों को या इन कोताहियों को कवर करने के लिए ये डिसीजन लिया गया कि बुशरा मानिका जो है वो इस लीड करेंगी इस एहतजाज को। और वो उन्होंने जैसे लीड किया, जैसे केपीके हाउस से वो तशरीफ लेकर आई और जैसे वो सारे दुम दबा के भागे, और जो वजीर आला जिनकी क़यादत में बुशरा बीबी ने लीड करना था। आपकी बार क्या मज़ीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं या सजाएं सुनाई जाना मुतवक्के हैं? आप समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को भी कन्विक्ट किया जाएगा या फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है? देखिए नम्रा, जो 9 मई में मुलव्विस है, मैंने आपको इसीलिए कहा ना कि मैंने आपको इसके 2 अलग पार्ट्स बताए कि आपने 2 सवालात को जोड़ दिया और मैंने आपको उनके लिए अलग किया कि जो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस है उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी और सुनाई जानी चाहिए। और ये आइंदा आने वाले वक्त के लिए हर इंसान को इस बात की खबर होनी चाहिए कि रियासत पाकिस्तान पे हमला करने वालों के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। वो किसी भी जमात से हो, वो किसी भी फिरके से हो, वो कहीं से भी आए। जो आपने तहरीक की बात की, मैंने आपको पिछली तहरीक इसलिए याद दिलाई कि इनमें से कोई भी लोग इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, पहली बात तो ये कि वो तहरीक इंसाफ के एक्चुअल ओरिजिनल मेंबर्स ही नहीं है, और दूसरी बात ये कि वो लोग सारे जो खुद बेनिफिशरीज हैं
किसके मेंबर्स हैं आमना? वो पता नहीं किस किस के मेंबर्स हैं। आप मुझे बताएं कि जो एक्चुअल पुरानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ थी उसके कितने मेंबर्स आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं? मुझे तो उनमें से कोई भी नहीं नजर आ रहा। वो कह रहे हैं ना फवाद चौधरी साहब के ये लोग ना तहरीक चला पा रहे हैं ना कुछ और काम कर पा रहे हैं, पुरानी क़यादत या नहीं कह रही है। बैरिस्टर गौहर, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। ना बैरिस्टर गौहर तहरीके इंसाफ है, ना शेर अफजल मरवत तहरीके इंसाफ है, और पता नहीं कितने नाम। मैं अगर आपको पंजाब असेंबली की मिसाल दूं, सो 99% ऑफ द पीपल देयर आर अननोन एंटिटीज। जो बेचारे उनकी ईद हो गई, वो तो इमरान खान से बल्ला छिन गया और पता नहीं क्या क्या हो गया, तो उनकी ईद हो गई अननोन लोगों की। दैट इज नॉट तहरीके इंसाफ। ये लोग ना तहरीक चलाना जानते, ना इनका इंटरेस्ट है, इसलिए ये बेनिफिशियरी चला पाएगी। ये राय है आपकी। साथ साहब आप अग्री करते हैं आमना की? होते भी तो नहीं चला सकते थे, लेकिन ये तो बिल्कुल ही लेकिन ये तहरीक इंसाफ के मेंबरान ही नहीं है, ये नई क़यादत है, पता नहीं ये क्या क़यादत है। साथ साहब आमना के मुताबिक ये तो तहरीक लीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या आपको मजीद 5 अगस्त से पहले कन्विक्शंस होती नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मैडम की बात से एग्री करता हूं कि ये तहरीक इंसाफ नहीं, क्योंकि सारी तहरीक इंसाफ तो आपने जेलों में डाल दी है। तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप कोई उनकी पॉलिटिकल मैडम अल्हम्दुलिल्लाह आप जरूर कहें, लेकिन पाकिस्तानी हैं लोग जिनको आपने जेलों में डाला है, तो हम किसी भी पाकिस्तानी को जेल जाने पे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कुछ बेहतरी हो, और वो जेलों और सोटों और मेरे मुल्क का दुश्मन पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, उसके लिए इस वक्त गुजारिश ये है मैडम, गुजारिश ये है जी मैडम, गुजारिश ये है कि रियासत के ऊपर हमला तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि 9 मई के जितने भी लोग हैं, जिसने उसके अंदर कोई किरदार अदा किया, उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन रियासत जब हम बात करते हैं, उसमें अदालत भी आती है, उसमें स्टेट मशीनरी भी आती है, उसमें अफवाज पाकिस्तान भी आती है, उसमें दूसरी चीज़ें भी आती हैं। रियासत पे हमले तो सुप्रीम कोर्ट के हमले से शुरू हुए हुए ना। रियासत के ऊपर तो चढ़ दौड़ने की रिवायत हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किसी ना किसी वक्त ये रखी। पीपल्स पार्टी की भी इसके अंदर कुछ हिस्ट्री है, ख़ासतौर पर जब वो प्रोटेस्ट की मूवमेंट चला रहे थे। आपकी पार्टी ने तो उसकी बुनियाद रखी जब आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने धावा बोला, उसके अंदर अब वो तो अब किसी मुआवजे से बाहर है, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट भी आ चुकी है। रियासत के ऊपर पीटीआई के खिलाफ बहुत सारी एलिगेशंस हैं, 9 मई की, दीगर इस तरह की चीज़ों की। रियासत के खिलाफ लड़ाई करना तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी अफवाज पाकिस्तान के लोगों के नाम लेके बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि नवाज शरीफ साहब माजी के अंदर करते रहे। मरियम नवाज साहिबा ने तस्वीरें हाजिर सर्विस जजेस की, हाजिर सर्विस जर्नलों की तस्वीरें चलाई अपने जलसों के अंदर। ये रिवायत तो सियासत में किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी अच्छी नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत का अमल चले। हम चाहते हैं कि सियासत करने की आज़ादी हो, लोगों को बोलने की, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी हो, लोग जहां वोट कास्ट करें वहीं से वोट निकले, अदालतें आज़ाद हों। लेकिन ये सब हासिल करने के लिए हम ये नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी रियासत के साथ महाजराई करे। ना नून लीग, जो कि माजी में 4-5 दफ़ा, मैंने 1997 की सुप्रीम कोर्ट की एग्जाम्पल दी और 2017-18 की जलसों की भी एग्जाम्पल दी, जब नवाज शरीफ साहब तहरीक अदल चला रहे थे। ये 20-25 साल का वक्त है। इसके दरमियान में मुशर्रफ साहब के वक्त के अंदर क्या क्या बातें नवाज शरीफ साहब ने और दीगर लोगों ने नहीं की। किसी को भी ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ना माजी की चीज़ें माफ़ होनी चाहिए, ना दौरे हाजिर की। और अगर एक की माफ़ हुई तो सबकी माफ़ होनी चाहिए, वरना किसी की भी नहीं होनी चाहिए। और कानून के मुताबिक लोगों को ट्राई किया जाए, एविडेंस के मुताबिक लोगों को सजाएं दी जाएं। अगर सजाएं रात को एविडेंस के मुताबिक ही सजाएं दी गई, पूरी तरह अप्रिशिएट किए। जी मैडम, एविडेंस तो आप जैसे कि जानती हैं, आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरान राना सनाउल्लाह साहब जैसे दीगर लोग इस पे बात कर चुके हैं कि एविडेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। वो पुलिस वाले की टेस्टिमनी थी, पुलिस वाला उस दिन छुट्टी पे था, उसने कहा मैंने जमान पार्क के अंदर जाके कहानी सुनी, जमान पार्क का उसको पता नहीं था, उसने कहा आधा किलोमीटर चल के, पता नहीं 500 गज चल के फिर घर आता है। तो एविडेंस तो हम सब ने देख ली ना। इससे ज़्यादा एविडेंस थी नवाज शरीफ साहब की करप्शन की, जिसके अंदर अब एक्विटल हो चुकी है। इससे ज़्यादा एविडेंस थी शहबाज शरीफ साहब के मुंशी के अकाउंट में 5 अरब रुपया या 4 अरब रुपया जाने की, उसकी तो स्टेटेड एविडेंस थी, जिसमें अब इससे ज़्यादा एविडेंस थी कोटेक्ना केस के अंदर, लेकिन साथ साहब जो मेरा सवाल था, अगर मुख्तसरन आप उसका जवाब दे सके माजरत के साथ। They don't have an answer to it, नम्रा। हमेशा से इनके बारे में कोई सवाल पूछेंगे, आपको ऐसी स्टोरीज बताएंगे। नजर आ रही है 5 अगस्त से पहले
मैडम मैं तो क्योंकि आप जैसे कि जानती हैं कि कानून और आइन में यकीन रखने वाला एक अदना सा शहरी हूँ, तो मुझे यकीन है कि मजीद कन्विक्शंस आएंगी क्योंकि कानून और आइन ने ये तय कर लिया है कि इसके अंदर मजीद कन्विक्शंस होंगी, तो मुझे यकीन है कि जरूर होंगी। ये सूबाई सतह पे भी हो सकता है, ये नेशनल असेंबली में भी हो सकता है। ठीक, अच्छा आमना, जी ये बिल्कुल, इस वक्त तो बहुत सारे लोगों की कन्विक्शंस होने की पॉसिबिलिटीज। और राइट, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि आपकी राय के मुताबिक ये जो खबर गर्दिश कर रही है कि मजीद कन्विक्शंस हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, वो आपको ठीक लगती है। आमना, 5 अगस्त की इजाजत के लिए दरख्वास्त, अगर आप थोड़ी सी तारीख देखें, सॉरी एक जुमला, अगर आप थोड़ी सी भी पिछले 2-1 साल की तारीख देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान या लीडरान या वर्कर्स के खिलाफ जितने मुकदमे थे उन सब में कन्विक्शंस हुई हैं, जिस वजह से मुझे यकीन है कि मजीद में भी होंगी, जिसकी वजह से आपको यकीन है। आमना, 5 अगस्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर साद रसूल इसके बजाय ये कहते इजाजत मिलेगी कि मुझे अपने लीगल सिस्टम में, जस्टिस सिस्टम में इतना यकीन है कि मुझे पता है कि जिन लोगों ने गलत किया, जिन लोगों ने 26वीं तरमीम के बाद तो सारे पाकिस्तान को यकीन है, हम भी उसी यकीन पे कायम हैं। स्पेशली एज अ लॉयर आई थिंक कि अगर इनका ये स्टांस होता तो मुझे ज्यादा खुशी होती। अच्छा आमना, मेरे सवाल पे आइएगा। 5 अगस्त की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दे रखी है इजाजत के लिए, जलसे के लिए मीनारे पाकिस्तान में, ये इस बार मुमकिन होगा, उनको इजाजत मिलेगी इस बार, या फिर हुकूमत यही जैसे पहले कहती रही कि ये तो एक कल्ट है और ये जो है वायलेंस पे यकीन रखते हैं, वायलेंस करते हैं, इसलिए लेकिन हुकूमत को इजाजत नहीं हुकूमत ने कभी भी पहले नहीं कहा, ये जो नहीं, ये कभी भी हुकूमत ने नहीं कहा। ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो तमाम चीजों का जायजा लेके सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद एक रिपोर्ट पेश करती है कि तो ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया किसके अंडर आ रही है, इजाजत दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। नहीं, अंडर आने की बात नहीं है ना, वो हालात और वाकयात को देख के दे विल गिव अस अ रिपोर्ट, उसके मुताबिक एक फैसला लिया जाएगा। फिर अगर ऐसे है, ये कोई वो कोई तोता बिठा के हमने कार्ड तो निकालना नहीं है कि यार आज कार्ड निकालो फिर इस बार देनी है इजाजत की नहीं देनी। सो अगर इफ इट इज ऑन मी, इफ यू आर आस्किंग मी अबाउट माय ओपिनियन ऑन द इशू, मेरे ख्याल में तो इस पार्टी को एहतजाज की इजाजत तो बहुत दूर की बात है, इस पार्टी को ही इजाजत नहीं होनी चाहिए एग्जिस्ट करने की, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मेरी रेड लाइन, ये कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है, मेरी रेड लाइन पाकिस्तान। आपने भी कानून पढ़ा हुआ है, और अगर आप पाकिस्तान पे हमला करेंगे, अगर आप पाकिस्तान पे हमला करेंगे, अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे, पाकिस्तान से दुश्मनी करेंगे, तो मेरे पास आपके लिए आइन, कानून, किसी चीज के आप किस कानून और आइन के मुताबिक? मैं आइन और कानून के मुताबिक मैंने पहले क्लैरिफाई किया कि मेरी ओपिनियन ये है। बैरिस्टर साहब, मैंने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक नहीं किया। मैंने पहले कहा पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, नहीं, मैंने बिल्कुल कहा भी नहीं कि ताल्लुक है, खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है। थोड़ा आपको इसके बारे में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। नो, मैं आपको सेल्फ इंटरसेप्शन, आपने बहुत माशाल्लाह खूबसूरती से, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे लिटिगेटर हैं और आपकी जो ज़बान पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और आपकी ओपिनियन आइन और कानून के बिल्कुल खिलाफ है, नहीं कर थोड़ी सकता। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। नहीं, नो, मेरी बिल्कुल आइन और कानून के खिलाफ नहीं है ओपिनियन। नम्रा, नो, आई हैव टू क्लैरिफाई, बताएं कैसे, जल्दी से कीजिए, my words are in question here, so please let me clarify what I said. आर्टिकल 17 के मैंने सिर्फ इतनी बात की, मैंने बड़ी क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट ये बात बताई कि एज पर लॉ उनको इजाजत लेने की जरूरत है और उनको इजाजत दी जानी है या नहीं दी जानी, ये सर्कमस्टांसेस को देख के कमेटी बैठ के फैसला करेगी, और जो वो फैसला करेगी वो हुकूमत पे और ऑपोजिशन पे और तमाम लोगों पे बाइंडिंग होगा। ये मैंने आपको फैक्चुअल लीगल पोजीशन बताई, मैंने अपना सेंटिमेंट आपको बताया, एंड आई स्टैंड फर्म बाय माय सेंटिमेंट कि मेरे मुल्क पे हमला करने वाला जो भी है, मेरी नजर में उसको इस मुल्क का शहरी होने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज माय ओपिनियन, दिस इज माय सेंटिमेंट टुवर्ड्स माय कंट्री, एंड आई स्टैंड वेरी फर्म बाय इट। एनीबडी हु अटैक्स माय कंट्री शुड नॉट बी अलाउड टू इवन बी अ सिटीजन ऑफ माय कंट्री। हमला करने वाले लोगों ये गद्दारी है, ये ट्रीजन है, ये मेरे मुल्क के साथ गद्दारी है, ये मोहसिन दावर साहब आपके एलाय हैं, आप उनसे शुरू करें ना ये काम, और उनकी मैं शहरियत भी खत्म करें और उनको जेल में डालें, करें ना।
मैडम आपके मैंने आपको मुल्क के ये ऊपर हमला करने साथ साथ, why are you वाली twisting the तहफ़्फ़ुज़ two मूवमेंट things? शामिल है, साथ वो साथ, आपके why are you एलाय हैं, twisting? वो आपके साथ साथ, एलाय why हैं। are you आपकी रियासत twisting the कहती है two कि उसने things? हमला किया, आपका आपकी अपनी हुकूमत हमेशा कहती से है कि ये हमला काम किया। रहा। आप अपने एलाय से आपका शुरू करें ना, हमेशा ये से काम रहा शुरू है। करें। मैं क्यों शुरू करूं? साथ साथ दिस इज नॉट द शुरू लॉ। करें ना, ये गैर आईनी काम अपने एलाय से शुरू करें मैंने ना। आपको लॉ बताया, मैंने आपको लॉ बताया कि लॉ क्या कहता आमना और है। साथ साथ मुझे और टॉपिक की मैंने तरफ भी अपने आना है। आप अपने जज्बात का सेंटिमेंट को अपने इजहार एलाय किया। से शुरू करें ना, मेरे अपने जज्बात के मुखालिफिन से शुरू ना ऊपर, करें। मेरे जज्बात के ऊपर मुल्क का सिस्टम नहीं चलता, मेरे जज्बात के ऊपर सूबे का शुक्र है सिस्टम अल्लाह का। नहीं चलता, शुक्र है मेरे अल्लाह का जज्बात कि के आपके ऊपर जज्बात जुडिशल पे नहीं सिस्टम नहीं चलता। ठीक है, आमना प्लीज आप मुझे इसको क्वेश्चन पूछने शुक्र दीजिए। करें या जो अल्लाह का। मर्जी समझे। ठीक है। As a lawyer, I'm sure you're smart enough to know the difference between my opinion All right, and what हम the तो law smart is. हैं, And I सिर्फ told आप you smart both हैं, हमको very आपसे सवाल पूछने हैं। साथ साथ मुझे टॉपिक की तरफ भी आना है। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त इमरान खान के बेटों का अमेरिका जाना, वहां पे जाके कांग्रेसमैन से मुलाकातें करना, अब क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इमरान खान की जमात ने ये कहा था कि हम तहरीक को आगे बढ़ाएंगे और उनके बेटे आके आगे बढ़ाएंगे, तो अब जबकि उनके बेटे पहला स्टेप ले चुके, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके बेटे अब पाकिस्तान भी आएंगे? मैं नहीं जानता कि उनके बेटे पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, ये उनकी पार्टी फैसला करेगी। मेरा आई रियली डोंट नो, मेरा इसमें कोई नॉलेज नहीं है। अगर आएंगे तो उससे तहरीक में कितनी जान पड़ेगी, ये भी मैं कहने से कासिर हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सबसे पहले गुजारिश करूं इस पॉलिटिकल मूवमेंट पे बात करने से कुछ पहले, पता है हम अपनी नेशनल पार्टी के टेलीविजन बारे पे में? बैठे हुए हैं। मैडम एक पब्लिक ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव जी। हैं, मैडम एक पब्लिक ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको नेशनल एक्सचेकर के अंदर से तनख्वाह मिलती है, जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, गवर्नमेंट का हिस्सा है। गुजारिश ये है कि जब आप पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के इस तरह कहेंगे कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से को सियासत करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, और उसकी वजह ये बताएंगे कि क्योंकि वो रियासत पे हमलावर हुए, तो आपके एलाइज साथ साथ पाकिस्तान पे हमला करने वाले को कुछ करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आप मुझे जो मर्जी कहें, मैं उन वोटों की वजह से नहीं आई हूँ। आप जो मर्जी बात करें, आप अपने एलाइज से शुरू करें ना। इसके अंदर मैंने किसी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को नहीं कहा। मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान पे हमले की इजाजत हम किसी सूरत किसी को, आपकी पार्टी कह चुकी है, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, मेहरबानी करके वहां से शुरू करें ना। आप बिस्मिल्लाह करें, हम आपके साथ चलेंगे। आप चलें तो सही। थोड़ा सा लोगों के ऊपर बातें करनी तो बड़ी आसान है, फिर अपने ऊपर अप्लाई करवाए ना उसको। अकल की और जहालत के दरमियान में यही फर्क है। मैंने डिसीजन नहीं लेना। ये इमरान खान और जनरल फैज की हुकूमत नहीं चल रही। इमरान खान और फैज हमीद की हुकूमत नहीं चल रही। ठीक है, साथ साथ और आमना मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मुझे टॉपिक पे मुझे टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछने दें। मैडम से गुजारिश है, साथ साथ प्लीज मुझे अलाउ करें कि मैं क्वेश्चन पूछ सकूं। बात करें, आपके सेंटिमेंट्स इस तरह नहीं बयान किए जा सकते। ये ठीक है, साथ साथ उस पे आपका पॉइंट आ चुके हैं, उस पे आपकी बात समझ आ गई है। नहीं, साथ साथ उस पे आपकी समझ आ गई है। प्लीज मुझे क्वेश्चन पूछने दीजिएगा। सेंटिमेंट का इजहार करूं या नहीं? I am a free person. I have the right to say whatever I wish to say. ठीक है, आमना प्लीज ये बताइएगा कि कल अगर एपीसी हो रही है, Constitution allows you the right to say. ठीक है, आमना Only you have the right to say what the Constitution allows you the right to say. You don't have the right to say whatever you want. जी साहब Please, आइन पढ़ें थोड़ा सा। And your party also, आपकी पार्टी को भी पढ़ें थोड़ा सा आइन। आपके पास हर चीज बात कर देने की इजाजत नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, ब्लास्फेमी नहीं कर सकते, आइन के खिलाफ बात नहीं कर सकते, रियासत के खिलाफ बात नहीं कर सकते, पब्लिक ऑर्डर पर बात नहीं कर सकते, मोरालिटी पे आप खुदा का वास्ता थोड़ी मौजूद बात करें। आपको फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट जो है और राइट ऑफ प्रोटेस्ट के अंडर जो है ना, पाकिस्तान पे हमला करने की भी इजाजत नहीं है। आमना प्लीज मुझे ये बताइएगा कानून कि कल ये नजर आ रहा है कि एपी में whatever I am saying is subject to reasonable restrictions, then the protests are also subject to reasonable restrictions. ठीक हो गया, प्रोटेस्ट की इजाजत से पहले आपकी लॉयल्टी टू पाकिस्तान comes first in the constitution of Pakistan and the right to protest comes later. ठीक है, आमना ये बताएं कल एपीसी हो रही है, केपी में साथ प्लीज अलाउ मी। आमना कल केपी में एपीसी हो रही है, उसमें ऑपोजिशन की जमातें, आपकी जमात भी वहां पे शरीक नहीं हो रही है। अभी मजे की बात ये कि कुछ रोज पहले ही आप लोगों ने एक सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला लेकर आए थे, फिर उस पर अमल दरामद भी हुआ। सेनेट इंतखाबात हुए केपी में, हमने देखा कि वो किस तरह से हुए और अमल दरामद भी हुआ उस फॉर्मूला पे। तो जब सिक्योरिटी की बात आती है तो आप लोग वहां पे जाके अली अमीन गंडापुर के साथ नहीं बैठ सकते। मुल्क की सलामती की बात हो सकती थी वहां पे बैठ के, अगर चले जाते तो आप लोग सीट एडजस्टमेंट के लिए तो बैठ सकते हैं अली अमीन गंडापुर के साथ, लेकिन सिक्योरिटी के लिए नहीं। वाई?
देखिए नम्रा, पहली बात ये है कि मैं आपको संडे को जब हमारा शो था उसमें हम बड़ी डिटेल में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर के साथ जो सीट एडजस्टमेंट हुई उसमें नून लीग का कोई फायदा नहीं था। वो टेक्निकली एक्चुअली उनकी जरूरत थी। नून लीग ने तो सिर्फ इतना किया कि हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की, देखिए मैं यही बात करने लगी हूँ कि हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि एमिकेबली चीजों का हल हो जाए। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम फसाद नहीं चाहते, हम और ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द होल कंट्री। वो कोई भी सूबा हो, वो हमारे मुखालिफ की हुकूमत हो सूबे में या हमारी हुकूमत हो, हम कहते हैं मिलके बैठ के बात कर लें, मसले का हल निकाल लें। इसलिए सेनेट इलेक्शन में भी जो हुआ, ये अगर इसका कोई बेनिफिशियरी है टू बी ऑनेस्ट, तो इसकी ये तहरीके इंसाफ वालों को तो नून लीग का शुक्र करना चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार शुक्र करना चाहिए। क्योंकि अगर इलेक्शन हो जाता तो जो सीट्स उनको मिल गई हैं उनको वो सीट्स भी नहीं मिलनी थी। इसलिए ये कहना कि जी नून लीग ने इसमें से कोई बेनिफिट निकाला है, नून लीग ने अगर कोई बेनिफिट निकालना होता, नून लीग इवन जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठी थी तो नून लीग ने बहुत क्लैरिटी के साथ ये कहा था कि हमारी कोई डिमांड्स नहीं है, हमारा कोई आपसे मुतालबा नहीं है, हम आपके मुतालबात को सुनने और उनको हल करने बैठे, इसलिए कि आप इस वक्त पार्लियामान का हिस्सा है और हम चाहते हैं कि हम सब लोगों को, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद तमाम जमातों को साथ लेके चलें पाकिस्तान की खातिर। तो नून लीग का बड़ा सिंपल सा यही स्टांस है। ठीक है। अच्छा साहब, इसके अंदर ये कहना कि नून लीग किसी अपने मतलब के लिए बैठ गई तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है साथ साहब, कल अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा तौर पर इदारों का नाम लेके इदारों पे जिस तरह अटैक किया, शायद इससे पहले किसी ने इस तरह से अटैक किया होगा। इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? एक तरफ तो उनकी पार्टी थी जो उनको मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगाए जाते थे, अब जब वो इदारों के खिलाफ बात करें तो क्या इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि उनका कोई मैच फिक्स नहीं है, या फिर अली अमीन गंडापुर को अब ये लग रहा है, बकौल पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट के भी, वो ये कहते हैं कि अब उनसे जो काम लिए जाने थे वो लिए जा चुके हैं, इसलिए उनको ये खतरा है कि उनको हटा दिया जाएगा, तो वो अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए ये एक विक्टिम बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीबन कोई पॉलिटिकल माजरत, बहुत ही माजरत, वो चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के, पीटीआई के बड़े लीडर हैं, लेकिन उनकी कोई पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। उनकी कोई पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, ज्यादा नजर आती है अपनी उनकी लीडरशिप के अंदर। अच्छा। आपने देखा कि इमरान खान साहब के और उनके बयानात के अंदर तजाद है। आपने देखा कि इवन पीटीआई की जो पॉलिटिकल लीडरशिप, जो पॉलिटिकल कमेटी है, जो सीनियर पॉलिटिकल कमेटी है, उसके अंदर बहुत सारे लोग अली अमीन गंडापुर साहब के नैरेटिव के साथ चलने को तैयार नहीं। और आप देख ही चुकी हैं, एक दफा नहीं बहुत दफा, कि वर्कर्स अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर कितना ज्यादा लैक ऑफ ट्रस्ट रखते हैं। ख्वाह वो 26 नवंबर की रात इस्लामाबाद में हो, जब उनको नमाज पढ़ने तक की जाने नहीं, या बाथरूम तक जाने नहीं दे रहे थे और नमाज पढ़ने तक जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि ये फिर से भाग जाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी अपने बयानात से ठीक भी नहीं हो सकती। देखिए, वी डोंट नो कि इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा उनसे लोगों की बात नहीं हो पा रही, लेकिन हालात से तो लगता है कि ही डज नॉट एंजॉय इमरान खान साहब कॉन्फिडेंस। और लेकिन ये उनकी पार्टी इस पे बेहतर कमेंट कर सकेगी, मैं सिर्फ दूर से देख के बता रहा हूं। मैं इतनी लेकिन गुजारिश करूं कि जिस स्टेट पे अली अमीन गंडापुर साहब अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को ले गए हैं, जितना उसको गिरा लिया है उन्होंने, यहां से ऑनवर्ड्स अली अमीन गंडापुर साहब का पॉलिटिकल रेस्क्यू उनके अपने हाथ में नहीं है। वो अदारों के ऊपर तनकीद करके या वर्कर्स के साथ खड़े होके या इस तरह की 2-3 चीजें करके अपना पॉलिटिकल कैपिटल वापस ठीक नहीं कर सकते। अब लोग उनको शक की निगाह से देखते हैं और उनके वर्कर्स उनको इसी शक की निगाह से देखते रहेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब का पॉलिटिकल कैपिटल पीटीआई के अंदर और केपी में ठीक होने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये है कि अगर इमरान खान रिहाई के बाद उनके कंधे पे हाथ रखें और कहें कि मैं इनके साथ खुश हूं, शायद तब उनकी को पॉलिटिकल रिवाइवल हो सके, वरना ये पॉलिटिकल पीक है उनकी, इससे ज्यादा उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। आपकी गुफ्तगू से बहुत से मजीद सवालात जन्म लेते हैं जो मैं पूछना चाहती हूं, लेकिन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे, इससे पहले हम अक्सर वीट क्राइसिस की बात करते रहे, फिर उसके अलावा शुगर क्राइसिस जो है उसके स्कैंडल्स भी सामने आते रहे, वो हमने बहुत डिटेल में अपने प्रोग्राम में डिस्कस किए। लेकिन आज एक अनोखे किस्म का हमारे पास एक स्कैंडल भी है और उससे रिलेटेड डिटेल्स भी हैं, वो बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, इस वक्त चीनी स्कैंडल खत्म नहीं हुआ था इस साल, लेकिन इससे पहले कुकिंग कॉल से मुतालिक भी बड़ी दर्दनाक किस्म की कुछ स्टोरीज हमारे सामने आ रही हैं। आलमी मंडी में पाम ऑयल की जो कीमत है उनमें तकरीबन 24% के करीब कमी वाक़ हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी मार्केट है उसमें कुकिंग ऑयल की कीमतें उल्टा 4.5% तक बढ़ा दी गई और जो हमारे पाकिस्तानी अवाम में वो तकरीबन 150 से 175 रुपए फी लीटर वो जो प्राइसेस हैं वो उससे ज्यादा अदा कर रहे हैं, जबकि जो इसके अलावा ताजर और दीगर लोग हैं वो इसे मुनाफा जो है उसके मजे लूट रहे हैं। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है? साथ साथ हमने इससे पहले अपने प्रोग्राम में कई बार डिस्कस किया कि किस तरह से वीट क्राइसिस क्रिएट किया जाता है या फिर शुगर से रिलेटेड ये क्राइसिस क्रिएट करना। पहले आप अपने मुल्क से उसको एक्सपोर्ट करते हैं, फिर जब कमी हो जाती है तो आप उसको इम्पोर्ट करते हैं और उसका जो खमियाजा है वो आवाम को भुगतना पड़ता है और जो माफिया है वो उसका फिर फायदा उठाते हैं और प्रॉफिट का जो है वो मजा लूटते हैं। तो इसके लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है साथ साथ? देखिए, मैं तो क्योंकि एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी हूं और मैडम की बातें सुन के कुछ अपनी इस्लाह करता रहता हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि ज़रूर इमरान खान साहब को जाती होगा इसका कसूर, या बुशरा बीबी को जाता होगा, या इसी तरह की हो सकता है सलमान या कासिम का कसूर हो ये कि ये हो रहा है। क्योंकि वरना तो हम ऐसे एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जिसमें जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं, सबसे ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट्स भी उन्हीं के रिलेटेड लोग करते हैं। अब मैं नाम लूंगा तो हम सब के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। चीनी के ऊपर आपने देखा कि वो चीनी स्कैंडल जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब जैसे एक बड़े इंपॉर्टेंट उनके पॉलिटिकल अपने साथी को उस वक्त भी उनकी बात भी नहीं सुनी और इंश्योर किया कि किसान को चीनी के गन्ने के पैसे जल्दी मिलें और हम चीनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर जो लोग माफिया पैसे बनाता है उसको आड़े हाथों लिया, जिसकी वजह से एंड में उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट वो नहीं रही जो बाकी सबकी थी और आजकल की हुकूमत ने उन्हीं लोगों के साथ मिलके एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ वो करवाया। तो बात यह है कि जितनी देर कन्फ्यूशियस ने कहा कि जब आप किसी कारोबार शख्स को हुकूमत दे देते हैं तो वो नेशनल एक्सचेकर को अपने कारोबार की तरह के फायदे के लिए एक्सपेंड करता है। हमारा इस वक्त मसला ये है कि ख्वाह वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो या नून लीग की लीडरशिप हो, ये असल में तो सब कारोबार करते हैं। कोई मुर्गी, किसी के मुर्गियों के खाने हैं, कोई किसी के रिश्तेदार के चीनी के अड्डे हैं, कोई रियल एस्टेट का काम कर रहा है, कोई गन्ने की एक्सपोर्ट करता है, कोई वीट को इम्पोर्ट करता है। ये माफिया जब तक हुकूमत के साथ इनका गठजोड़ रहेगा तो हम इसी तरह देखते रहेंगे कि गंदम के सीजन से पहले गंदम एक्सपोर्ट हो जाएगी, फिर गंदम शॉर्टेज हो जाएगी, फिर उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इसी तरह चीनी के सीजन से पहले चीनी एक्सपोर्ट हो जाएगी, फिर शॉर्टेज होगी, फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। और वो लोग जो इस कारोबार में हैं वो दोनों तरफ पैसे बनाएंगे, पहले एक्सपोर्ट करने में पैसे बनाएंगे, फिर शॉर्टेज के बाद इंपोर्ट करने में पैसे बनाएंगे। बल्कि मैडम इसमें बेहतर बता सकती हैं, जैसे कि हम तो महकूम लोग हैं, मैडम इस हुकूमत का हिस्सा हैं, कि इस तरह की भी कोई बात चल रही थी सोशल मीडिया पे कम से कम कि नवाज शरीफ साहब ने शरीफ फैमिली की एक मीटिंग के अंदर ये कहा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाज़त दें। इसकी मैं वैरासिटी में नहीं बात कर सकता क्योंकि सोशल मीडिया की खबर है, लेकिन क्योंकि मैडम पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारकुन है, तो शायद वो इस पर बेहतर बता सकती हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब की और प्राइम मिनिस्टर की कोई इस पर बात हुई थी। ठीक है आमना, एक तो ये भी क्लैरिफिकेशन दीजिएगा इसकी, और दूसरा ये कि आमना हर साल पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करता है ओवर 3 मिलियन टन। मसला यही है, ये खुद भी सोशल मीडिया से खबरें पढ़ते हैं, सोशल मीडिया का इनका वजीर आजम है, इनको कोई क्या कह सकता है? आमना, पाकिस्तान इंपोर्ट्स ओवर 3 मिलियन टन ऑफ पाम ऑयल एनुअली, और उसमें इतना ज्यादा क्राइसिस जहाँ पे आवाम को फील कर 150 से 175 रुपए ज्यादा अदा करने पड़ रहे हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है फिर? नम्रा, देखिए, आई 100% एग्री विद यू, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह गवर्नमेंट ने ली है। और गवर्नमेंट ने इस वक्त जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल पे, फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे, हर तरह से इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन किया जा रहा है। और ये पहली दफा नहीं है, गवर्नमेंट का यही स्टांस रहा, और खासकर जो ये सारा माफिया ये कर रहा है ना, बहुत सारी ये बहुत सारे लोगों को किया। अब जो बेचारा एक परचून की दुकान वाला है, उसका नाम मैं ऑब्वियसली नहीं याद करके रही, गंदम में भी बहुत लोगों को, गंदम में भी बहुत लोगों को किया था।
साथ साहब मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर किसी दूंगी। एक बंदे का लेकिन नाम हमरा- बता दें। जी, जो जी, लोग भी इस तरह की चीजें, अब्दुल हफीज नाम था एक बंदे का, जिसको अरेस्ट किया था, आई थिंक आपकी तसल्ली होगी। नम्रा, मैडम, वो बात क्या ये करते हैं कि अब्दुल जो हफीज? लोग वो भी- बस देखिए, किसान है पाकिस्तान के या अंदर किसी जब मिल का किसी भी ओनर है? चीज की, अगर किसान है तो आपने तो वैसे ही सारे किसानों को भी तो पकड़ लिया। साथ साहब मैं बड़ी किसी बड़े क्लियरली बता आदमी को चुकी जो हूँ कि इसमें से जो पैसे बनाता है लोग उसको बताए जखीरा ना, जिसको अरेस्ट अंदोजी किया। करेंगे, जो लोग जखीरा नहीं, सिर्फ बड़े आदमी पैसे नहीं बनाते, जब जखीरा अंदोजी की जाती है और अशिया की अच्छा, गरीब कीमतें आदमी पैसे बढ़ाकर बनाते हैं, उनको बड़े आदमी बेचा नहीं जाता बनाते। है, उनकी स्कार्सिटी करके सब लोग देखिए, पाकिस्तान का जो लॉ है, जो पाकिस्तान की प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट स्टांस लेंगी, वो किसी एक के लिए नहीं लेंगी। वो ये नहीं करेंगी कि वो अपने राइट लेफ्ट लाके माफियाज को बिठा ले, अपने जहाज उड़ाने के लिए, बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आने के Let's लिए forget उन्हीं him. माफियाज के जहाजों पे आए यहाँ पे जाएं। एक गरीब ऐसा आदमी कुछ का नहीं सवाल करेंगे। है, माजद के साथ नम्रा, ये देखें। प्लीज पार्ट ऐड कीजिएगा इसमें कि जो हम बार बार कह रहे हैं, आप जिस तरह बता रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम लोग, जाहिर है हुकूमती इदारे और हुकूमत ही इसकी फुली रिस्पॉन्सिबल नजर आती है बजाहिर, क्योंकि हुकूमती इदारों को उनके खिलाफ काम करना चाहिए। अगर पाकिस्तान अपने कयाम से लेकर आज तक इस तरह के छोटे मसाइल में, इनको ये कहूंगी इन द सेंस कि इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के साथ मौजूद है, लेकिन जब इनसे डील नहीं कर पा रहे तो फिर तो हमारी सब हुकूमतों की नाकामी है। लेकिन जहां पे एक तरफ हुकूमत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए पॉलिसी मेकिंग हमारी, आमना, आपको नहीं लगता कितनी खराब है, जहां पे हुकूमतों के खुद ही इन्वॉल्व होने की बातें आ जाए, जहां पे उनके इन्वॉल्व होने की खबरें आ जाए? मैंने इस पे बहुत डिटेल रिसर्च करी, आमना, हर जगह पे मुझे इदारों की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। ऐसा क्यों है? आप मुझे अगर बोलने का मौका दें, मैं जी, आपको दो प्लीज। तीन चीजें बताऊं। जब किसी भी चीज की कीमत अनयूजुअली हाई हो जाती है, और मैं अशियाए खुर्दनोश की बात कर रही हूँ खास तौर पर, तो उसके पीछे एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है जो मार्केट्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक स्कार्सिटी, एक फेक स्कार्सिटी क्रिएट की जाती है, जो लोग जखीरा अंदोजी का जो वर्ड यूज होता है, लोग सामान जमा करके इकट्ठा करके रख लेते हैं कि जिस वक्त ये हलचल की सिचुएशन मचेगी कि यार कुकिंग ऑयल नहीं मिल रहा, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिकली अबाउट कुकिंग ऑयल, ये शुगर के साथ भी हो चुका है, ये वीट के साथ भी हो चुका है, ये बहुत सारी चीजों के साथ हो चुका है। जब ऐसी स्कार्सिटी क्रिएट की जाती है, चीजों को स्टॉक करके, होर्ड करके, तो तब 100 रुपए की चीज 200 रुपए में भी बेची जाती है। और उसके नुकसान जो है वो किसको होता है? वो आम आवाम को होता है। अब उसके अंदर जो होर्डर है, वो होर्डर जरूरी नहीं है कि वो 5000 टन वाला होर्डर हो, वो 5 किलो से लेके 5000 टन वाला तमाम होर्डर्स हुकूमत पंजाब के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक जितने मुजरिम हैं। उसमें छोटा या बड़ा मुजरिम नहीं है हमारे लिए। पंजाब हुकूमत की इस वक्त फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है आवाम की खुशहाली, आवाम की बेहतरी, और जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, आटा, चीनी, चावल, ऑयल, ये बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं। और जहां तक आपने क्योंकि पूछा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि रमजान के अंदर भी रमजान पैकेजेस में ऑयल, चीनी, चावल, आटा, सारी चीजें जो है आवाम को फ्री में मुहैया 12 महीने से 12 महीने में एक महीना रमजान आता है। मेरी नम्रा, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिएगा, उसके बाद आपके जितने सवाल होंगे मैं जवाब दूंगी। मैंने रमजान की आपको एक एग्जांपल दी, बहुत दफा ऐसा हुआ, बहुत सारे हालात में डिफरेंट। अब ये तो हो नहीं सकता कि पूरा वक्त जो है हुकूमत पूरे पाकिस्तान को फ्री ऑयल और फ्री आटा देना शुरू हो जाए। हुकूमत ने फ्री मत दे, लेकिन जो 150 से 175 रुपए वो फी लीटर एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 4.5% जो बढ़ा के कीमतें उनको दी जा रही है। अगर एक रिक्वेस्ट की है कि मेरी पूरी बात सुन ले खामोशी से, उसके बाद 1000 सवाल करें। प्राइस कंट्रोल कमेटीज बनाई गई, पर प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट पंजाब का जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव है। डिस्ट्रिक्ट कमेटीज बनाई गई, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को ये अथॉरिटीज दी गई। इंडिविजुअल हर छोटे से छोटे जिले के अंदर इस वक्त प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो है वो काम कर रही हैं। उसके अलावा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में पहले कब हुआ, मैं आपको हेल्पलाइन का एग्जैक्ट नंबर भी बता देती हूँ, सो दैट यू नो। 02340800 हेल्पलाइन भी बना दी गई है, जिसके ऊपर कोई भी शख्स, आप, मैं,
सड़क पे चलने वाला, रेडी वाला, कोई भी शख्स इस हेल्पलाइन के ऊपर, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 02340800, कोई भी शख्स अगर इस तरह के किसी मसले से दो चार है तो वो इसके ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। अब आपका ये सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इशू ये है, पाकिस्तान के अंदर आधे से ज्यादा मसाइल की रीजन, मुझे बड़े हैवी हार्ट के साथ ये कहना पड़ रहा है, पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के लोगों से, हर छोटे बड़े शख्स से मुझे बेपनाह मोहब्बत है और मैं चाहती हूँ कि हम एज पाकिस्तानीज, मैं अपने आप को भी उन्हीं का हिस्सा मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे नेक्स्ट सेगमेंट का भी टाइम सेव करना है। मुझे मेरा जुमला कंप्लीट करने दीजिएगा नम्रा। हमें एज पाकिस्तानीज, हमें एज पाकिस्तानी बहुत जरूरी है। साथ साथ मीटिंग होती है, अगर आप मैकडॉनल्ड्स पे खाना ऑर्डर करने के लिए 15 मिनट लाइन में वेट कर सकते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें। पाकिस्तान की हेल्पलाइन गाइज हम लोग वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। जब हम वापस आएंगे, अभी तो हमने बात की ऑयल माफिया की, एक और माफिया भी है, वो सिगरेट माफिया है, वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है उस पर बात होती है। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। ब्रेक से पहले हमने ऑयल माफिया से मुताल्लिक कुछ बात की थी। अभी बात करते हैं कुछ तंबाकू से रिलेटेड। तंबाकू के कारोबार में 300 अरब रुपए की मुबैना टैक्स चोरी जो है उसको रोकने के लिए एफपीआर ने भी कमर कस ली है। अब एफपीआर की जानिब से इनके ये जो माफिया इसके खिलाफ बज़ाहिर इकदाम लेने के बारे में बात सामने आ रही है। सिगरेट बनाने वाले गैर कानूनी यूनिट्स को टारगेट करने के लिए अब जो है वो हर एक ट्रक पर हर तंबाकू यूनिट की मॉनिटरिंग भी होगी। पर ये जो माफिया है ये है क्या और ये ऑपरेट किस तरह करता है, साथ साथ 300 अरब से 400 अरब रुपए की ये टैक्स चोरी होती है। एक जो गरीब आदमी है उस बेचारे को टैक्स अदा करना पड़ता है, बिजली की मद में भी, गैस की मद में भी, और गर्ज ये कि वो जिंदगी की कोई मामूली सी चीज लेने के लिए मार्केट जाता है तो भी उसको ये टैक्स अदा करना पड़ता है। लेकिन जहां पे 300 से 400 अरब रुपए यहां पे बचाए जा सकते हुकूमत की जानिब से, अब ये माफिया किस तरह से काम करते हैं, इसकी जिम्मेदारी किस पे है? बैरिस्टर साहब के जवाब से पहले, क्योंकि बैरिस्टर साहब ने बहुत एफिशिएंसी के साथ मुझे एक बात ऐड करने दीजिएगा, फिर मैं बैरिस्टर साहब का जवाब जरूर सुनती हूँ। सेगमेंट के लिए बैरिस्टर साहब, आई वांट टू से समथिंग बिफोर यू आंसर। नहीं, बिफोर ही आंसर्स मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बैरिस्टर साहब ने, क्योंकि बहुत जितने वो एफिशिएंट हैं माशाल्लाह, उन्होंने उसी एफिशिएंसी के साथ अपना फोन उठाया पिछले सेगमेंट में और कहा कि आपके इस नंबर से, हेल्पलाइन से, पंजाब गवर्नमेंट के कंप्लेंट सेल से कोई फोन नहीं उठा रहा। तो मैं क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे देखने वाली आवाम की, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि उनके लिए हम हर वक्त अवेलेबल है, और बैरिस्टर साहब की भी, ड्यूरिंग द ब्रेक हमारे प्रोड्यूसर साहब ने सेम हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर भी कराई है एंड द कॉल वाज अटेंडेड एंड उसके ऊपर उनकी कंप्लेंट भी रजिस्टर होगी। तो बराए मेहरबानी साहब, आपकी पार्टी की ये रवायत है, बट आई एक्सपेक्ट बेटर। मेरा नंबर आपने उनको दिया है, शायद मेरा नहीं वो उठा रहे हैं, ब्लैक और आपका भी वो उठा लेंगे और आपके दीगर लोगों का भी वो उठा लेंगे। वो मेरा ख्याल है आपने बताया हुआ है कि जिन लोगों के जो लोग आपसे डिसएग्री करते हैं उनका नंबर ना उठाएं, जैसे कि आपने सारे रियासत के अंदर बताया हुआ है कि जो लोग आपसे डिसएग्री करते हैं उनके नंबर ना हो, जो लोग आपसे डिसएग्री करते हैं उनको अदालतों के अंदर सही इंसाफ ना मिले, जो लोग आपसे डिसएग्री करते हैं उनको बोलने की इजाजत ना हो। इसी तरह अगर आपने मेरा नंबर इसके अंदर डाला हुआ है तो प्लीज उसको रिमूव करें। मेरे दिलों के वजीर आजम भी नवाज शरीफ साहब है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। चलें साथ साथ, अब सवाल का बात की और मैं फिर से वाजे करूं कि मैंने ऑन एयर नंबर डायल किया था। उस नंबर के ऊपर 3 ऑप्शंस थी। पहली ऑटोमेटेड ऑप्शन थी, प्रोड्यूसर साहब आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपके पास उसकी कोई वीडियो ऑडियो है, कुछ है तो या तो रिपीट कर दें या दोबारा कनेक्ट कर दें प्लीज। मैं आपके साथ आपके सेगमेंट में उसमें मौजूद था। आप प्रोग्राम का टाइम थोड़ा लंबा करें, हम फिर से कॉल कर लेते हैं, स्पीकर के ऊपर सारी बात करेंगे। हम दोबारा हमारा बढ़ सकता है तो प्रोड्यूसर साहब बताएंगे। एक बंदे ने फोन किया था, उसका फोन उठा लिया था। अगर मेरे पास 2-4 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं शो के, क्योंकि मुझे टॉपिक भी कवर करना है, साथ प्लीज कॉल तो वो उठा ही लेंगे, हमारा नहीं उठा रहे, ये मसला है सिर्फ। साथ आप सिगरेट माफिया पे आ जाते हैं। ये जो गैर कानूनी तौर पे एक तो स्मगल हो रही है, यहाँ से आगे की बात मैं जी मैम साथ साहब सिगरेट से मुताल्लिक प्लीज बताइएगा। 300 अरब रुपए जो है वो मुबैना मैं सिगरेट से बात करते हुए जी मैं इस पे बात करते हुए सिर्फ आखिरी जुमला ये कहूं कि मैडम से गुजारिश है कि सिर्फ नून लीग के कॉल्स उनसे कहीं ना उठाएं, बाकी भी शहरियों के कॉल्स उठा लें। ठीक, गुजारिश ये है, जो आपने सिगरेट की बात की और ये टैक्सेशन की बात की, उसके अंदर गुजारिश ये है
کہ پاکستان کی ایک بہت بڑا حصہ ہے اکانومی کا، اور یہ بڑا سیریس ایشو ہے، ایف بی آر کا ریفارم بڑا سیریس ایشو ہے. پاکستان کی اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ڈارک اکانومی کے اندر آپریٹ کرتا ہے، جو ٹیکسز نہیں دیتا، جو رجسٹرڈ نہیں ہے، جو ایسی چیزوں کے تھرو اپنا بزنس پرولیفریٹ کرتا ہے جو کہ فارمل ٹیکسیشن سسٹم کے نیچے فال نہیں کرتی. اس کے اندر سگریٹ انڈسٹری بھی ہے، اس کے اندر اور بھی بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو کہ کسی وجہ سے اپنے لوپ ہولز کے اندر ٹیکسیشن سسٹم کے اندر فال نہیں کرتی. ماضی کے اندر آپ کو یاد ہوگا شبر زیدی صاحب کے وقت کے اندر ایک ہولسٹک ایفرٹ کرنے کی کوشش کی گئی. کراچی کے تاجداروں سے، وہ تجارت داروں سے بات کی گئی، دیگر لوگوں سے بات کی گئی جو تجارت کے اندر موجود ہیں، کی فیلڈز میں موجود ہیں، کہ آپ سب کس طریقے سے وائٹ اکانومی کے اندر آئیں گے. وہ پروسیس کسی وجہ سے اسی طرح کی مافیاز کے اندر سکاٹل ہو گیا. الحمدللہ نون لیگ نے اور پی ڈی ایم کی حکومت نے تو بھی یہ پروسیس شروع ہی نہیں کیا. جب شروع کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ وائٹ اکانومی میں لوگوں کو لانے کا طریقہ کیا ہے، جس کے اندر سگریٹ بھی سالو ہو جائے گی اور دیگر. اچھا آمنہ، میرے پاس 30 سیکنڈز ہے، صرف مجھے اس میں بتائیے گا کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کیا کر رہی ہے حکومت، یا کیا کرے گی؟ لیکن ہمارا جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا، یہ بالکل ایک بہت جینون مسئلہ ہے جو ان چیکڈ ہماری سگریٹ مافیا ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ڈبل ایفیکٹ ہے. جو ٹیکس سے بچ رہے ہیں اور ٹیکس نیٹ میں ان کو لانے کی ضرورت ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن کیونکہ یہ والے جو مطلب خیر ہر ٹوبیکو ہی آبویسلی مضر صحت ہے، لیکن جو اس طرح ان چیکڈ ٹوبیکو پروڈکٹس مارکیٹ کے اندر آتے ہیں اور اس طریقے سے آتے ہیں، اور ان پہ کوئی کوالٹی کنٹرول نہیں ہے. ایگزیکٹلی اس کے اوپر نہیں، اینڈ ادروائز اس کے اوپر کوئی کوالٹی چیکس نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا اس میں کیا کیا ملا ہوا ہے، وہ کس کوالٹی کے بن رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. سستے داموں یہ بہت زیادہ ایک سیریس ایگزیکٹلی. اور پھر اس کے اندر ایک اور چیز ہے، دیکھیں جب ہم نے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے بائی دا وے ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ہوا کہ 155% ٹائمز جو ہے ڈیوٹیز آن ٹوبیکو پروڈکٹس لاسٹ اپنے بجٹ کے اندر انکریز کی تھی. تو پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کا سٹانس بڑا کلیئر ہے، اور پوری دنیا میں نہیں، میں اسی پہ آنے لگی ہوں کہ پوری دنیا میں ڈیوٹیز جو ہیں وہ بڑھائی جاتی ہیں سگریٹ کے اوپر، ناٹ اونلی ٹو انکریز دا ٹیکس ریشو بٹ ٹو ڈیکریز دا کنزمپشن آف سچ پروڈکٹس. اب انفارچونیٹلی جو بلیک مارکیٹ میں سگریٹ بک رہے ہیں اس کا تو اور زیادہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ کو آدھی سے بھی کم پرائس کے اوپر مل رہا ہے تو نہ کہ آپ کو اس کے اوپر ٹیکس نہیں مل رہا، بلکہ آپ کی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے اپنی پاکٹ منی سے سگریٹ خریدنا ہے، اس میں بالکل زیادہ تر انوالوڈ ہی اسکول کے بچے یا پھر کالجز کے بچے یا بچیاں ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ کا بڑا اسٹرکٹ رد عمل ہے، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر میری بذات خود ٹوبیکو کنٹرول کی کچھ آرگنائزیشنز کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی، اینڈ ہی سیڈ دیٹ وی ول ہیو نو ٹالرنس پالیسی آن دس، کیونکہ پاکستان کے بچوں کی صحت ہے اور حکومت کر لے، کیونکہ دیٹ کمز بیفور اینی تھنگ. بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت نے پہلے بھی اس کے اوپر بہت اقدامات. اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات. آپ سب نے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھنا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.